और ये ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उस पे पहली चोट होगी। ब्राह्मणवादी विचारधारा जो है इसकी ये पहली नाकेबंदी होगी और इसकी शुरुआत ओबीसी, एससी, एसटी समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नवयुवक करेंगे। ये एक मुहिम है। इस मुहिम को जितना आप आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक न्याय उतनी जल्दी आपको मिलेगी। जो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसकी जो डाटा है वो स्पष्ट तौर पे चीख चीख के कहती है कि मेरा जितना पॉपुलेशन है उसका 10% भी हमें न तो सत्ता मिला है, न संसाधन मिला है और न ही शिक्षा मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन यादव, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय समाज में जातीय आधार पे लोगों के साथ भेदभाव होता है, आर्थिक आधार पे असमानताएं हैं, ये अप्रत्याशित है और इसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके ये असमानताएं, भेदभाव, शोषण इस समाज से दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये होगा कैसे? इसके लिए कई स्तरों पे काम किए जा रहे हैं। जातीय जनगणना कराई गई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर, और बिहार में ये सफलतापूर्वक हो भी गया। बीजेपी, आरएसएस या फिर कहें हिंदू सवर्ण जो हैं, इन लोगों ने पूरी कोशिश की ताकि जातीय जनगणना जो बिहार में हो रही है इस पे किसी माध्यम से हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाई जाए। अन्यथा जातियों को तो गिना ही जाएगा जातीय जनगणना में, साथ ही साथ इस जनगणना के माध्यम से इस बात की भी पता लग जाएगी कि आखिर संसाधनों पे किसका कब्जा है। ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, मीडिया में कौन लोग हैं, किनका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है और किनका प्रतिनिधित्व 9 के बराबर है। बहुत सारे रोक टोक के बाद भी ये अच्छी खबर है कि जातीय जनगणना हो गया। उसका जो पहली डाटा है वो भी 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिलीज कर दी। बाकी और जो डाटा है, जो विस्तार से उसकी डाटा आनी है, ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र होंगे नवंबर में, उसमें सारा डाटा नीतीश कुमार रखेंगे विधानसभा में। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना जो है वो हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये हिंदू समाज को मजबूत करेगा। आज जो हालात हैं, आज जो ग्राउंड जीरो की जो स्थितियां हैं, वो जो बयां करती हैं कि सिर्फ 3% ब्राह्मण या फिर कहें कुछ सवर्ण लोग जो हैं उनका ही शिक्षा पे, सत्ता पे, संसाधनों पे सारा का सारा कब्जा है, और इसके वजह से सिर्फ वो 3% लोग मजबूत हैं। उन 3% लोगों का रसूख सत्ता में हो, कॉरपोरेट घड़ियालों में हो, मीडिया घराने में हो, हर जगह उनका रसूख हर जगह है। बाकी जो 60 से 64-65% ओबीसी हैं, 20% के करीब एससी हैं, 8% के करीब जो एसटी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? उनकी आबादी जितनी है, क्या उसका 10% भी उसको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है कहीं भी? बिल्कुल नहीं। जो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसकी जो डाटा है वो स्पष्ट तौर पे चीख चीख के कहती है कि मेरा जितना पॉपुलेशन है उसका 10% भी हमें न तो सत्ता मिला है, न संसाधन मिला है और न ही शिक्षा मिला है। सबसे पहले काम जो किया जाएगा इस जातीय जनगणना के माध्यम से वो यही किया जाएगा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको सत्ता पे, संसाधन पे और शिक्षा पे उतने मात्रा में उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तीसरी जो बात है, कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार या महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव,
वो सब जातीय जनगणना करवा के राजनीति कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठाया है वो राजनीतिक तौर पे राजनीतिक से प्रेरित है। मैं एक मिसाल आपको पेश करना चाहूँगा। बिहार में जो जातीय जनगणना की शुरुआत हुई वो आज नहीं हुई है। जिन दिनों नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मतलब एनडीए का घटक दल थे, बिहार में एनडीए की सरकार थी, उन्हीं दिनों जातीय जनगणना का प्रस्ताव नीतीश कुमार लेकर के विधानसभा में आए थे। उन दिनों सुशील कुमार मोदी बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे। राजद विपक्ष में था और उसके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव थे। उन्होंने बिना किसी शर्त के जातीय जनगणना को समर्थन दिया। आप सोच रहे हैं, इसका कहीं कोई अद्वितीय उदाहरण नहीं है कि विपक्ष में होते हुए भी कोई नेता किसी मुद्दे पे सरकार को समर्थन दे। पर लालू यादव, उनकी पार्टी और आरजेडी के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिना किसी शर्त के जातीय जनगणना को समर्थन दिया। वो चाहते तो उस वक्त भी उसमें कुछ नई पेंच खोज सकते थे और उसके आधार पे राजनीति कर सकते थे। पर वो लोग जो आज कह रहे हैं कि कुछ जातियों को गिना गया है, कुछ जातियों को नहीं गिना गया है, कुछ जातियों को बढ़ा दिया गया है, कुछ जातियों को घटा दिया गया है, मुझे छोड़ दिया गया है, उन्हें ज्यादा करके गिना गया है, उन्हें निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। और वही लोग कह रहे हैं कि भाजपा या भाजपा के जो घटक दल हैं, पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो या और भी जो भाजपा के घटक दल हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि राजनीति वो कर रहे हैं या राजनीति तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं। यदि राजनीति करनी होती, तेजस्वी यादव उसी वक्त, जिस वक्त बिल आई थी विधानसभा में साल भर पहले, वो उसी वक्त राजनीति करते हैं। वो तो आंख मूंद के इस मुद्दे पे समर्थन दिया, क्योंकि आरजेडी जिस तरह से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते आई है, उसके हिसाब से जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। और इसी वजह से उन्होंने बिना किसी शर्त उसका समर्थन किया। आज रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, ये पासवान समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि पासवान समाज की जो स्थिति है, जो हालात हैं, क्या इसके बारे में कभी उन्होंने किसी बड़े मंच से खुल के कहा है कि भाजपा जिस प्रकार से सवर्णवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करता है, इसमें पासवान का हित कभी नहीं हो सकता है? हिम्मत है चिराग पासवान में? अरे चिराग पासवान तो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भाजपा या नरेंद्र मोदी के साथ दिखने का प्रयास करते हैं। वो किसी पासवान का नेता हो ही नहीं सकता है। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम मुसहर का नेता हैं। आपको एहसान फरामोश होना चाहिए नीतीश कुमार का, जिन्होंने आपको बिना किसी शर्त मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद आप भाजपा के साथ कठपुतली बन गए हैं। अपने मुसहर समाज के 3% वोट का दावादार आप कर रहे हैं कि मैं 3% वोट का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए हमें उच्च ओहदा और पद मिलना चाहिए। इस वजह से आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपके समाज का हित कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की भाजपा की नीतियां रही हैं, भाजपा और आरएसएस के जो मनुवादी विचारधारा है, सिद्धांत है, उसमें इस देश में सामंतवादी व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें क्या होगा? सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो उसमें ब्राह्मणवादी वर्चस्व को
अनवरत काल के लिए कायम रखने का प्रयास किया जाएगा। और यही तो वजह है, यही वजह है जिसके वजह से व्यक्तिगत स्वार्थ के वजह से ही आज जो इस देश में महिला वंदन अधिनियम आया है, क्या उससे पिछड़ा महिलाओं का कल्याण होगा? एससी एसटी के लिए जो एससी एसटी महिलाओं के लिए जो प्रोविजन किया गया है वो उसी के रिजर्वेशन में 33% रिजर्व कर दिया गया है। आपने कभी आवाज उठाई कि नहीं, वो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो तो आप रहने ही दें, क्योंकि इन समाज के लोगों को हजारों वर्षों तक दबाया गया है, उसका शोषण किया गया है। आप दरिया दिली दिखाएं, आप उसको एम्पावर करने का प्रयास करें, और जो खुली कोटा है उसमें 50% महिलाओं के लिए रिजर्व करें, और तब एससी के लिए उसमें 15.5% और एसटी के लिए 7.5% का प्रोविजन करें अलग से। आप उनको पहले से दी हुई कोटा में 33% रिजर्व न करें, कभी नहीं आपने कहा। कई ऐसे ओबीसी चेहरे हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। उन ओबीसी नेता को सोचना चाहिए कि ये महिला वंदन अधिनियम जो पास किया गया है, इस देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इस देश के कानून मंत्री दलित हैं, इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं कहते हैं, और तब महिला वंदन अधिनियम पास किया गया है जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का प्रयास किया गया है, और पिछड़ा और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। अब सोचिए कि जब इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, आदिवासी महिला हैं, कानून मंत्री दलित हैं, और तब सवर्णों के लिए 10% ईवीएस रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जनाब, ये पॉलिटिकल इशू तो है ही कि ओबीसी एससी एसटी समाज को, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को राजनीतिक भागीदारी तो मिले ही, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी में आपका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। मीडिया में आपका रिप्रेजेंटेशन आपके जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। जुडिशरी में आपका रिप्रेजेंटेशन आपके जनसंख्या के लिहाज से होना चाहिए। हर जगह प्राइवेट सेक्टर में मैं बात करूंगा एक अलग से वीडियो में कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से सवर्ण पूरा अपना डोमिनेंस स्थापित किया हुआ, मैं अलग से इस पे बात करूंगा। आज विशेष तौर पे उस पे हम नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तो मैं बात कर रहा हूं कि जातीय जनगणना के जो नतीजे आए हैं उसका जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, और उसी के विरोध की जो जाल है उसमें ओबीसी एससी ये सब लोग फंसते जा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि गलत है। और यदि गलत है, वो लोग कह रहे हैं जो भाजपा के हैं या फिर जो सवर्ण हैं वो कह रहे हैं कि गलत है, तो उन्हें भाजपा से ये डिमांड करनी चाहिए कि जातीय जनगणना आप ही करवा लो। आपकी जो सरकार की जो डाटा होगी, बिहार सरकार भी वही डाटा मानेंगी, हम लोग भी वही डाटा मानेंगे। डाटा को कितना झुटलाया जा सकता है, वो फैक्ट है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। हो सकती है कुछ गलतियां हुई हो, भारत सरकार यदि करवाती है तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी भी ज्यादा होगी, पर वो कभी जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे क्योंकि उसे पता है कि इस 80% लोगों के हक को, हुकूक को, सत्ता, शिक्षा, संसाधन को हम 3 से 5% लोग छीन के और छुपा के रखे हुए हैं। और ये जनगणना यदि होती है तो वो दबाव बनेगा कि वहां से जो
पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन है सवर्णों के पास, उसको डिसेंट्रलाइज करो और पॉलिटिकली, सोशिकली, इकोनॉमिकली हर तरह से संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन करो। जो तय है आज न कल होगा, वो हो के रहेगा। इनकी जनसंख्या 3% है और ये चाह रहे हैं कि पूरे संसाधनों पे हजारों वर्षों से मेरा वर्चस्व था और आज भी मेरा वर्चस्व कायम रहे। पॉसिबल है क्या? ये 80% जो आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी, ये लोग नोच नोच के खा जाएंगे। ये सवर्ण जो हिंदू हैं, ये खुद यदि पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, संसाधनों पे सभी का समान रूप से भागीदारी स्थापित नहीं किए, तो ये नोच नोच के खा जाएंगे। इस देश की हालतें क्या है? आज इस देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य के हालात बुरे हैं, मीडिया पे कुछ खास लोगों का कब्जा है जो सच्चाई नहीं बयां करता है। जनाब, यदि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर सुधार करने का प्रयास कैसे कीजिएगा? इस देश की हालात ये है कि मोदी आरएसएस पॉलिटिकल विंग है और जो सवर्ण है वो ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, हर जगह टॉप पदों पे बैठे हुए हैं। सवर्ण के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं, सवर्ण लोगों के लिए महंगाई नहीं है, सवर्ण लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, सवर्ण लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की दिक्कतें नहीं हैं। ये दिक्कतें ओबीसी समाज के लोगों के लिए हैं, ये दिक्कतें एससी एसटी समाज के लोगों के लिए हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं ये अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए है। इसीलिए अवेयर होना होगा। हम सब जितने भी ओबीसी पिछड़ा समाज के भाई हैं, जितने भी दलित समाज के नवयुवक हैं, जितने भी मुस्लिम अल्पसंख्यक कम्युनिटी के नौजवान हैं, आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि आपकी जितनी जनसंख्या है उतना भागीदारी, उतना रिप्रेजेंटेशन हर जगह आपको मिलनी चाहिए। सत्ता में, शिक्षा में और संसाधन में बराबरी का हकदार हम सब हैं। इस देश की जितनी भी संसाधनें हैं उस पर हम सब का हकदार। अनुपातिक रूप में पूरे संसाधनों पे पूरी जनसंख्या का समान होना चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो इसके लिए एक संघर्ष और एक मुहिम छेड़नी होगी। मसलन आर्थिक तौर पे भी अब एक नया मोर्चा खोलने का वक्त आ चुका है। आप जिस समाज से हैं, जिस कम्युनिटी से हैं, आप अपने समाज के लोगों के यहाँ सामान खरीदें। आर्थिक संबंध जो हैं अपने कम्युनिटी के लोगों के यहाँ ही बनाएं। आप किसी भी सवर्ण हिंदू के यहाँ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध न बनाएं, वो चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कैस्त हो, ये जितने भी लोग हैं, किसी से व्यापारिक संबंध न स्थापित करें। उदाहरण के तौर पे यदि आपको खाना खाना हो तो ओबीसी एससी एसटी समाज की जो होटलें होगी वहां खाना खाएं। आपको यदि कोई घरेलू या किराना का सामान खरीदना हो, ग्रोसरी खरीदनी हो, तो ओबीसी एससी एसटी समाज की जो दुकानें हैं वहां आप अपना सामान खरीदें। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई सामान खरीदनी हो तो आप ओबीसी एससी एसटी समाज की जो दुकान होगी आप वहां सामान खरीदें। कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान ही क्यों ना खरीदें, अपने कम्युनिटी के लोगों के यहाँ जाएं और उनके साथ आर्थिक संबंध बनाएं। पहला प्रयास करें कि आप जिस जाति से हैं उस जाति के जो लोग हैं उनके दुकान में जाएं और सामान खरीदें। ये आपकी पहली कर्तव्य है। दूसरी, यदि आपके आसपास आपके जाति के लोग उतने संबल नहीं हैं, दुकान नहीं खोले हुए हैं, तो आप जिस
बकेट में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, उस कम्युनिटी के लोगों के दुकान पे जाएं और सामान खरीदने का प्रयास करें। सवर्ण हिंदू के यहाँ सामान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आर्थिक तौर पे सभी संसाधनों का केंद्रीकरण इन सवर्ण हिंदुओं के पास हो चुका है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की बेहद ज़रूरी है। और ये ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उस पर पहली चोट होगी। ब्राह्मणवादी विचारधारा जो है इसकी ये पहली नाकेबंदी होगी और इसकी शुरुआत ओबीसी, एससी, एसटी समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नवयुवक करेंगे। ये एक मुहिम है। इस मुहिम को जितना आप आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक न्याय उतनी जल्दी आपको मिलेगी।